नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशियर। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है सुनो यूपी का। शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, बड़ी खबर के साथ। आज उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया। सदन को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ सरकार की उपलब्धियां गिनवाई तो दूसरी तरफ पूरे विपक्ष पर जमकर जुबानी हमला बोला। 2 घंटे 35 मिनट लंबे आज के संबोधन में मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान प्रदेश के हर वर्ग के लिए किए गए काम के अलावा प्रदेश के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। अपने मैराथन संबोधन के दौरान कभी सीएम योगी का सख्त अंदाज दिखा तो कभी वो विपक्ष पर व्यंग करते नजर आए और कभी पूरे सदन को नसीहत देते दिखे। परिपाटी अच्छी होनी चाहिए, परिपाटी अच्छी। जैसे इस विधान सभा ने पिछली चर्चाओं में 2019 में 2020 में हम लोग उस प्रकार की किसी चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाए वैश्विक महामारी कोरोना के कारण, लेकिन 2019 में इस मामले में काफी अच्छे काम हुए थे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर 36 घंटे की डिबेट, देश का पहला कोई लोकतांत्रिक मंच था और खासतौर पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल में इस पे चर्चा की और माननीय सदस्यों ने इसमें भागीदार बनकर के ये सभी गरीबी उन्मूलन के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, यानी आप देखेंगे जो चर्चा इस विधानमंडल में हो रही थी कोविड के दौरान, उस चर्चा ने हमें एक बल दिया। विधानसभा में मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर पलटवार किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि टोपी लगाने वाले नेताओं को छोटे छोटे बच्चे भी गुंडा कहते हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को लाल टोपी वालों से सबसे ज्यादा डर लगता है। एक कार्यक्रम में गया था तो अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का वो बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है? अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। अपील करूंगा नेता प्रतिपक्ष, आप पगड़ी पहन करके आते तो अच्छा लगता। वो तो टोपी वाली बात कर रहे, टोपी क्यों घबराते लाल टोपी से? किस बात का डर है लाल टोपी का? और लाल टोपी तो आपने भी लगाई है। अभी मैं गूगल करके कई तस्वीरें हैं, मैं कहूंगा अपने साथी से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाओ जिसमें खुद टोपी लगा के घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खुद टोपी लगा रहे हैं वो टोपी को गाली दे रहे हैं, और वो भी लाल रंग की टोपी लगाए हैं। और फिर असली खतरा तो देखिए लाल टोपी कितनी जम रही है इन पे, देखिए टोपी। सीएम योगी ने सदन में कहा कि कोरोना संकट के दौरान हर मजदूर को मुफ्त राशन बांटा गया, लेकिन अखिलेश ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान जान गंवाने वाले मजदूरों का सीएम ने जिक्र भी नहीं किया। मजदूर थे जो रजिस्टर्ड श्रमिक थे, उन्हें 2 बार ये पैसा दिया गया, और असंगठित क्षेत्र के जो लेबर थे जो उत्तर प्रदेश में आए थे उन्हें 1 बार दिया गया, लेकिन साथ साथ राशन किट भी उपलब्ध कराया गया। क्या मजदूरों की मदद की थी सरकार ने? जब खाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय एक भी मजदूर की सरकार ने मदद नहीं की। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता के बीच से जो अच्छा काम करने लोग, तमाम एनजीओ, तमाम पॉलिटिकल लोग, तमाम अपने आप जो लोग थे, उन्होंने पानी पिलाया, खाना पिलाया, जो सुविधा दे सकते थे वो सुविधा दी है। और सरकार आज भी जिक्र इस बात का नहीं कर रही है। बसों का तो बहुत याद है सरकार को, लेकिन क्या सरकार को यह याद है कि कितने मजदूर लोगों की जान चली गई? विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान हर जिले में वेंटिलेटर भिजवाए गए, लेकिन अखिलेश यादव का कहना था कि अस्पतालों में वेंटिलेटर आज तक खुले ही नहीं। हमने 0 से लेके 2 लाख तक टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारे पास आईसीयू बेड नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, एम्बुलेंसेस नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। 36 जिले ऐसे थे जहां पे कोई वेंटिलेटर नहीं था।
आज हमारे पास कोविड के उपचार के लिए आइसोलेशन बेड्स की कमी थी, हम उसको बढ़ाते बढ़ाते 1.5 लाख तक लेके गए। कितने वेंटिलेटर्स दिए गए जब कोविड का थोड़ा बहुत कम हुआ, जब अस्पतालों में इलाज मिलने लगा, तब जाकर के वेंटिलेटर पहुंचे हैं और वेंटिलेटर पहुंच भी गए। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कितने वेंटिलेटरों के पैकेट खुल गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि टेंडर में देरी हुई हो, उसमें कुछ वजह रही हो टेंडर में, उसके बाद जब पहुंच भी गए हों तो अभी भी डब्बों में बंद हों वेंटिलेटर डब्बों में बंद है, शायद सरकार के मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है। यूपी विधानमंडल बजट सत्र के दौरान योगी सरकार ने लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 विधानसभा में पास करा लिया है। आज यूपी विधानसभा में इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। हालांकि अभी ये विधेयक विधान परिषद में पास होने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। तो अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, देखिए विधानसभा में तो जंग जीत ली सरकार ने, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है विधान परिषद में सरकार के सामने, क्योंकि नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुश्किलें आएंगी इस विधेयक को पास कराने के लिए। देखिए बिल्कुल, विधानसभा में तो बीजेपी के पास नंबर है, 310 अपने विधायक हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। यार जब 109 नंबर पर लगा था विधेयक उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध 2020 विधेयक, तो उसको पहले पेश किया, पहले उसको पढ़ा और फिर उस पर उन्होंने कहा कि इसको पास कराना चाहते हैं। हालांकि विपक्ष ने थोड़ी आपत्ति जरूर जताई, कांग्रेस की तरफ से राजनाथ मोना ने, समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोविंद चौधरी ने, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ तौर पर कहा कि बहुत सारे ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में आए हैं जहाँ पर अपना धर्म छिपाकर, नाम छिपाकर पहले तो शादी कर ली जाती है, फिर लड़कियों के ऊपर जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए दबाव डाला जाता है। इसीलिए हमने इसमें कड़ा प्रावधान किया सजा का। अब विधानसभा में आज ये पास हो गया क्योंकि यहाँ पर नंबर पे, तो परिषद में मुश्किल आएगी। परिषद में आप ये सोचिए कि शिक्षा अधिकरण का विधेयक पास कराने में सरकार को इतनी दिक्कत आई। आज पूरा दिन समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं वो धरने पर ही बैठे रहे, पूरा सदन उन्होंने नहीं चलने दिया। जब शिक्षा अधिकरण विधेयक पर इतना उन्होंने हंगामा किया है, तो कल कहा जा रहा है कि कल इसे विधान परिषद में भी लाया जा सकता है। तो वहां पर कांग्रेस भी तैयार है। कांग्रेस ने तो समाजवादी पार्टी से अपील की है कि इस विधेयक को ना पास होने दे, क्योंकि उनके नंबर ज्यादा है बीजेपी से। ऐसे में अब ज्यादा मुश्किल सरकार के लिए यही है, चैलेंज है कि कैसे विधान परिषद में विधेयक को पास कराएंगे। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती है और देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे क्या होगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, राहुल गांधी के अमेठी और उत्तर दक्षिण भारत के लोगों में राजनीतिक समझ को लेकर दिए गए बयान पर सियासी बवाल मच गया है। राहुल गांधी के बयान को भाजपा ने विभाजनकारी राजनीति बताते हुए पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमेठी से भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें एहसान फरामोश तक बता डाला, जबकि विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद हुआ करते थे तो उन्हें अमेठी जाने की फुर्सत थी ही नहीं। आखिर हम बोलना क्या चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश ने तो, अमेठी की जनता ने तो आपको बहुत बार मौका दिया। आपके पास इटली जाने का समय है, लेकिन अमेठी आने का समय नहीं था। क्यों जनता चुनेगी आपको? हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते आप किसको वोट दें। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी देश के अंदर बड़े से बड़े व्यक्ति के, या बड़ा सा बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा राजनेता क्यों ना हो, उसके समकक्ष ही वोट देने का अधिकार उसे भी है। मुझे लगता है कि प्रदेशों के बीच में फूट डालने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे भारतीय लोकतंत्र को आघात पहुंचाने वाली उनकी राजनीति का जवाब देश की जनता उन्हें 2019 के चुनाव में दे चुकी है। कल आपने गुजरात के जब स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम देखे, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की हार और 85% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत जवाब है राहुल गांधी की डिवाइसिव पॉलिटिक्स का। देखिए, साल 2019 से पहले अमेठी की जनता ने 15 साल तक लगातार राहुल गांधी को चुनकर लोकसभा भेजा।
लेकिन आज उत्तर भारत और अमेठी को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर वहां की जनता राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी से न सिर्फ दुखी है बल्कि बेहद नाराज है। राहुल गांधी के बयान पर क्या कहना है अमेठी की जनता का, आप खुद सुनिए। ये अमेठी के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और राहुल गांधी जी के लिए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस अमेठी ने उनको और उनके पुरखों को इतना लाड और प्यार दिया, यहाँ से सांसद बनाया, उनके परिवार सहित उनको जो है दिल्ली के संसद तक पहुँचाया, वो ऐसे बयान दे करके अमेठी की जनता को तो उनका चिढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण क्या होता है। इन्हें दो भागों में बांटने की वो साजिश कर ही रहे हैं। अगर अमेठी की जनता समझदार हो गई है, गांधी परिवार को मुक्त कर दी अमेठी से, इसी तरह रायबरेली की जनता भी समझदार हो गई है, सोनिया गांधी को भी वहाँ से मुक्त करेगी। राहुल गांधी का बयान बहुत बचकाना बयान है। अमेठी के लोगों ने जो प्यार सम्मान दिया, आज उसके साथ उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। कृषि कानून को वापस करने की मांग पर भारतीय किसान यूनियन लगातार महापंचायत कर सरकार से कृषि कानून की वापसी की मांग पर अड़ा हुआ है। बाराबंकी में भाकियू के अध्यक्ष ने महापंचायत कर कानून वापस लेने की मांग की तो उधर राकेश टिकैत ने आगरा के किरावली में महापंचायत की। राकेश टिकैत ने महापंचायत में कहा कि देश के लुटेरों से लड़ाई लड़नी है, अगर अपनी जमीन बचानी है तो लुटेरों से लड़ाई को तैयार। वो भी इस आंदोलन से सीख रहे अपने किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार क्यों नहीं सुन रही? तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी। सरकार की हठधर्मी इसकी नाश का कारण बन रहा है। सरकार की हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई ना यहाँ लक्ष्य चुनावी सभा है ना कुछ है, पर ये गलत रवैया सरकार छोड़ दे और किसानों की तरह किसानों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार तब बात करे। एमएसपी पे कानून बनेगा देश में, जो लूट हो रही है, जो लुटेरों की कंपनियां देश में आई हैं, ये यहाँ से जाएगी। लुटेरों की कंपनी देश में से जाएगी। आज भी मैं आगरे के अंदर हूँ, सरसों क्या रेट में बिक रही है पता है किसी को? आलू का क्या रेट है? पूरा बर्बाद हो गया यहाँ का किसान। मतलब लुटेरे को कंपनी देश में आएगी। वहीं माफिया विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने के मामले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी तो मुख्तार की तरफ से मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। इस दौरान रोहतगी ने मुख्तार अंसारी को छोटा आदमी बताते हुए कहा कि यूपी सरकार जानबूझकर उसे परेशान कर रही है। मुख्तार अंसारी के वकील के बयान पर यूपी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये इतने छोटे आदमी हैं जिनको बचाने के लिए पूरी पंजाब सरकार बेशर्मी से इनके पीछे खड़ी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 2 मार्च तक टाल दी है। आज सुनवाई से पहले यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए बताया कि प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी पर जघन्य अपराध के 10 मामले चल रहे हैं। हलफनामे में बताया गया कि 2019 में बादा जेल सुपरिटेंडेंट ने बिना एमपी एमएलए कोर्ट की मंजूरी के मुख्तार को पंजाब पुलिस को सौंप दिया था और कई बार पेशी वारंट जारी होने के बावजूद पंजाब की रोपड़ जेल के अधिकारी उसे बीमार बताते रहे। जबकि मोहाली के मामले में पंजाब पुलिस 2 साल से चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई है। इसके बावजूद मुख्तार अंसारी वहां पर जमानत की मांग नहीं कर रहा, जो साफ बताता है कि पंजाब पुलिस और मुख्तार अंसारी के बीच मिलीभगत। यूपी सरकार ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करे, मुख्तार को वापस यूपी भेजे और मोहाली में उस पर दर्ज मामले को भी प्रयागराज ट्रांसफर किया जाए। और अब खबर कानपुर से, जहां एबीपी गंगा की मुहिम रंग लाई है। कानपुर में एबीपी गंगा की महापंचायत में एबीपी गंगा ने शहर में भीषण गंदगी का मुद्दा उठाया था। इसी को लेकर मेयर प्रमिला पांडे ने शहर को साफ करने के लिए खुद झाड़ू उठाने का बीड़ा उठाया। मेयर प्रमिला पांडे ने कचहरी में स्वच्छता अभियान चलाकर कचहरी परिसर में फैली गंदगी और दीवारों में पान मसाला की थूक को खुद साफ किया। वहीं मेयर के साथ नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। वाराणसी के विकास में एक कड़ी और जुड़ने वाली है। अस्सी घाट से बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के बीच चौड़ीकरण का कार्य जल्द ही होने वाला है। इसे लेकर तैयारी की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने आज रविदास घाट से अस्सी घाट के बीच के क्षेत्र का निरीक्षण कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया।
बता दें कि वाराणसी के विकास की बड़ी तैयारियां हैं। इसी क्रम में 80 घाट का भी रूप विस्तृत करने की योजना है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने अन्य अधिकारियों के साथ स्थानीय दौरा कर आगे विकास का भरोसा दिलाया है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश के 22 हवाई अड्डे में पहला स्थान मिला है। वाराणसी एयरपोर्ट ASQ सर्वेक्षण में 2020 की पहली रैंकिंग में आ गया है। तो पहला स्थान वाराणसी एयरपोर्ट को मिला है। 22 हवाई अड्डों को पछाड़कर पहले पायदान पर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच गया है। ASQ सर्वेक्षण में 2020 की पहली रैंकिंग में पहुंचा है। आपको बता दें, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को 4.94 की उच्चतम रेटिंग मिली है। वहीं अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे और राजधानी लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरे पायदान पर है। बढ़ते आगे बात करते हैं बागपत की। देश में कृषि कानून का विरोध लगातार जारी है और किसानों के विरोध करने का तरीका भी अब अलग अलग देखने को मिल रहा है। बागपत में किसान कृषि कानून से नाराज गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर किसान ने चलाया, गन्ने की बकाया भुगतान की मांग की। वहीं दूसरी तस्वीर सहारनपुर की है, जहां गन्ना भुगतान न होने और कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन की सुनवाई न होने से दुखी किसान ने अपने खेत में खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर चलाकर रौंद दिया। हापुड़ में किसानों ने कृषि कानून के विरोध में खेत में ही बंद गोभी की फसल जोत डाली। किसानों का कहना है कि सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भारत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। देश में 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए इसका ऐलान किया। 1 मार्च से ही 45 साल से अधिक उम्र वाले उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है। देश के जिन 10,000 सरकारी सेंटर्स पर लोग वैक्सीन लगवाने जाएंगे उन्हें टीका मुफ्त लगाया जाएगा। जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन का टीका लगवाएंगे उन्हें पैसा देना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जल्द ही वैक्सीन के टीके का दाम बता दिया जाएगा। और 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम ने आलीशान बंगले की जमीन को करोड़ों का मलबा कुर्क करने के आदेश दे दिए थे और इस आदेश पर अमल करते हुए जमीन और मलबा जब्त हो गया है। बद्दो की जमीन पर सरकारी बोर्ड भी लग गया है। तो बदन सिंह बद्दो भले ही पुलिस की गिरफ्त से दूर हो, लेकिन अब उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो अवैध निर्माण है उसके, उन पर अब पुलिस का चाबुक चल रहा है और उन पर अब कार्रवाई की जा रही है। एक और जहां बागपत में चाट को लेकर हुई सरेआम मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो ताजनगरी में भी कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीच बाजार एक दूसरे के खून के प्यासे बने इन लोगों को देखिए। एक दूसरे पर लात घूसों की बौछार हो रही है और लोग सड़क पर मजमा लगाकर ये सब देख रहे हैं। मारपीट की ये तस्वीरें मोहब्बत के शहर आगरा के थाना इत्माद-दौला इलाके की, जहां टेडी बगिया 100 फुटा रोड पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते ये बाजार जंग का मैदान बन गया और वहां भीड़ जुट गई। दरअसल पैसों के लेन देन का मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि गुरु फास्ट फूड संचालक और फोटोग्राफर के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों में जब बात नहीं बनी तो एक दूसरे से मारपीट करने पर उतर आए। बहरहाल किसी समस्या का समाधान बातचीत से ही होता है, मारपीट से नहीं। अब मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।